नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से मैंने कहानियों पे बात की, चेखव की कहानियां सुनाई, मोपासां की कहानियों पे बात की। इसके पहले रूसी परंपरा के और भी कथाकारों का जिक्र किया, लेकिन एक कथाकार जिसको मैं बार बार याद कर रहा हूं और जिसका जिक्र करने से एक खास वजह से बच रहा हूं, वो कथाकार जो है असल में असली जादूगर वही है। वही ऐसा किस्सा गो है जिसमें लगता है कि हर तरह की कहानी की प्रविधि समाई हुई है, जो दुनिया में लगभग इंसानों के मन के भीतर के हर कोने में झांक लेता है और दुनिया के सारे नदी पर्वत, सारे महाद्वीप महादेश अकेले फलांग लेता है। उसकी कहानियां किसी जादू की तरह घटित होती हैं। उसके यथार्थवाद को हम जादुई यथार्थवाद का नाम देते हैं और फिर भी पाते हैं कि वो कहानियां हमें जो हैं यथार्थ के कई रूपों से हमारा परिचय करा रही हैं। इसलिए मैजिकल होते हुए भी वो रियलिज्म है। असली बात ये है, बात गैब्रियल गार्सिया मार्केज की। मैं मार्केज की बात क्यों नहीं कर रहा था? सबसे पहले उसी की बात करनी चाहिए थी, लेकिन इसलिए कि शायद मार्केज की विशेषज्ञता बहुत सारे लोगों के पास है। मार्केज की कहानियां इतनी ज़्यादा जानी सुनी हैं, उनके उपन्यास इतने पढ़े गए हैं। 100 Years of Solitude, Love in the Times of Cholera, या ऐसे तम द स्टोरी ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, और ऐसी बहुत सारी किताबें जो बार बार साहित्य में दोहराई जाती रहती हैं। वो मार्केज की कलम से निकली कहानियां जिनका कोई जवाब नहीं है। तो मार्केज को छूते हुए डर लगता है, क्योंकि उसकी व्याख्या का कोई आसान रास्ता मेरे पास नहीं है। मैं जो भी कहूँगा अधूरा लगेगा। और ख़ास बात ये बताऊँ कि मार्केज को पढ़ते हुए उसमें इतनी सघनता, इतनी गूंज मिलती है कि आप उस पर ध्यान हटा नहीं पाते हैं। उससे एक सेकंड ध्यान हटा तो लगता है कि काफ़ी कुछ मूल्यवान खो गया। एक बात और है, कई बार कुछ लेखकों को हम अधूरा पढ़ के छोड़ देते हैं। मार्केज को अधूरा पढ़ के भी एक तरह की तृप्ति होती है और पूरा पढ़ने के बाद भी एक अधूरेपन का एहसास बना रहता है। तो मार्केज का जादू क्या है? क्या है वो जादुई यथार्थवाद? ऐसा नहीं कि कोई नई परंपरा है। कहानियों के भीतर फंतासी को, कल्पना को, पुरानी लोक कथाओं को, सबको हम जोड़ते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। ये सबसे पुरानी परंपरा है। बल्कि पिछली 2 शताब्दियों से कह लें, 2 सदियों से कह लें, यथार्थवाद नाम का जो नया औजार कहानी और साहित्य में इस्तेमाल किया गया, उसने इसको थोड़ा शुष्क भले बना दिया, इसको कई तरह की पुरानी हिकमतों से आज़ाद भी किया। लेकिन जब ये यथार्थवाद नाकाफी लगने लगा लेखकों को, तो उन्होंने फिर से नई प्रविधियां निकाली, पुराने रास्तों की भी मदद ली, और जिन लोगों ने ये काम सर्वाधिक निपुणता के साथ, सर्वाधिक मार्मिकता के साथ किया, उनमें मार्केज हैं। मैं उनके उपन्यासों की चर्चा नहीं करूंगा, नाम उनके ले चुका हूं। कुछ कहानियों पे बात करूंगा, जिससे कोशिश करूंगा कि कुछ उनके लेखन का राज खुले, उनकी खासियत कुछ पता चले। एक कहानी जैसे आई सेल माई ड्रीम, इसमें फ्राउ फ्रेडा नाम की एक लड़की रहती है। वो बहुत छोटी थी, तभी से तरह तरह के सपने देखती थी और उसकी व्याख्या करती थी, और वो व्याख्याएं भी अजीब थी। जैसे एक बार उसने अपने छोटे भाई के लिए कहा कि उसने सपना देखा कि वो नदी में डूब रहा है, लेकिन माँ ने उसके तुरंत छोटे भाई का नदी में जाना मना कर दिया। लेकिन इसने कहा कि नहीं, उसको मीठा खाने से रोको। माँ ने मीठे पे भी पाबंदी लगा दी। एक दिन बच्चा चुपके से कुछ खा रहा था, कुछ उसके गले में अटक गया और उसकी जान चली गई। मीठा खा रहा था वो। तो उसकी भविष्यवाणियां सच हो जाती थीं, और वो एक दिन उसके सपने सच हो जाते थे। और ऐसे ही एक दिन वो एक मकान मालकिन, एक धनी महिला उसको अपने यहाँ नौकरी पे रख लेती है। वो पूछती है कि तुम क्या करती हो? ये बताती है कि मैं सपने देखती हूँ। और उसके सपने ऐसे सच्चे निकलते हैं
कि धीरे धीरे पूरा परिवार अपने सुबह का नाश्ता हो, खाना हो, दिनचर्या कोई भी हो, सब कुछ उसी के सपने के हिसाब से करने लगता है। लोग उसकी भविष्यवाणी, उसके चेतावनी के बाद देश छोड़ के चले जाते हैं। वो धीरे धीरे एक अमीर महिला में बदलती जाती है। एक दिन वो पाब्लो नेरुदा से मिलती है। पाब्लो नेरुदा कहते हैं कि वो सपने पे नहीं, कविता पे भरोसा करते हैं। लेकिन उस रात पाब्लो नेरुदा ने उस लड़की का सपना देखा और लड़की ने पाब्लो नेरुदा का सपना देखा। ये बात जो है, ये कथाकार ये पाब्लो नेरुदा को बताता है, तो नेरुदा कहते हैं कि इस पे कहानी लिखी जा सकती है। कथाकार कहता है कि इस पे बोर्खेज ने लिख दी होगी कहानी। तो थोड़े निराश होते हैं नेरुदा। लेकिन ये कहानी जो है, और अंत में ये सारा कुछ चल रहा है, ये 30-35 साल पुरानी घटना है। एक समुद्री तूफान में जब एक होटल तहस नहस हो गया है, तब एक अंगूठी से ये कथाकार जो है उस लड़की को पहचान पाता है जिसका नाम फ्रेडा है। तो ये कहानी है आई सेल माई ड्रीम्स। तो अपने सपनों को बेचने वाली लड़की की कहानी, जिसमें मतलब पाब्लो नेरुदा चले आते हैं, बोर्खेज चले आते हैं, जमाने भर का वृत्तांत चला आता है। लगता है जैसे हम किसी जादू भरी जमीन पे सफर कर रहे हैं। और उनके बीच जो ब्यौरे हैं वो इतने जीवंत, इतने मार्मिक कि आप उनको पढ़ते चले जाते हैं और लगता है कि इसके अलावा कुछ दूसरा सच हो ही नहीं सकता। ऐसे ही उनकी एक दूसरी कहानी है मार्केज की, जो मुझे बेहद पसंद है। वो है बॉन वॉयज मिस्टर प्रेसिडेंट। बॉन वॉयज मिस्टर प्रेसिडेंट, इसमें एक किसी अफ्रीकी देश का या लातीन अमेरिकी देश का, चूंकि कहानियां मैंने काफ़ी पहले पढ़ रखी थी तो चूक कहीं हो सकती है। वो राष्ट्रपति है, अपदस्थ राष्ट्रपति है। वो जेनेवा में आके रह रहा है। वो बूढ़ा हो गया है, बीमार है, उसका ऑपरेशन होना है, उसके पास साधन नहीं है। लेकिन वो अपने यहाँ अपने देश लौटने का सपना देखता रहता है। और उसी बीच उसकी भेंट वहाँ एक जेनेवा के एक एम्बुलेंस चलाने वाले से होती है, एक ड्राइवर से। उस ड्राइवर को पता है कि ये जो पुराने रईस लोग हैं, अपदस्थ बादशाह लोग हैं, जब इनका जब ये मारे जाएंगे, जब ये गुजर चुके होंगे, तो इनका शव लेकर वह श्मशान घाट जाएगा और वहाँ ठीक ठाक कमीशन वसूल कर सकता है। तो इस लालच में वो एम्बुलेंस ड्राइवर, उसका परिवार इस अपदस्थ बादशाह की देखभाल करने लगते हैं। उसका ऑपरेशन, धीरे धीरे इनको पता चलता है कि उसके पास साधन ही नहीं है। और लेकिन उसका जीवट कमाल का है। उसके पास एक छड़ी होती है जिसके सहारे, उसके पास पुराने सूट, पुराने कपड़े होते हैं राजसी, जिसको देखकर उसके पुराने दिनों की याद आती है। लेकिन जब उसका ऑपरेशन हो रहा होता है तो पता चलता है कि अपने बच्चों के गुल्लक के पैसे तोड़ के ये एम्बुलेंस वाला और उसकी पत्नी उसको दे रहे हैं। फिर एक दिन वो डॉक्टरों की सलाह छोड़ के ऑपरेशन के बाद ये फिर से खड़ा होता है, कहता है मैं अपने मुल्क लौटूंगा। वहाँ लौटने के पैसे पूरे नहीं हैं। वो भी सब मिलजुल के ये लोग अपनी आखिरी बचत निकाल के उसको देते हैं। और एम्बुलेंस वाले की पत्नी बोलती है कि मान लो वो हमारा ही सबसे बड़ा बेटा है। ये मार्मिकता है कहानी की। वो लौटता है, वहाँ से चिट्ठियाँ लिखता है, 75 साल का बूढ़ा आदमी, और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, उसने सारी पाबंदियाँ छोड़ दी हैं, वो जम के जो मर्जी सो खा रहा है, जो मनचाहा पी रहा है। और वो अब भी ख्वाब देख रहा है कि एक दिन तो वो अपनी तख्ता पलट करके अपनी हुकूमत वापस हासिल करेगा। ये जीवट है। और ये बादशाहों में नहीं, ये वेश्याओं में भी है, तवाइफों में भी है। मार्केज के पास महल छाप कहानियां भी हैं, सड़क छाप कहानियां भी हैं। आदमी के संत बनने की और संतों के बिल्कुल मामूली आदमी रह जाने की भी कहानियां हैं। एक कहानी सेंट के नाम से उसकी है। ये कहानी जो है, इसमें एक शख्स है, उसको अचानक समझ में आता है कि उसकी बच्ची जो
शायद 7 साल की उम्र में मारी गई थी, वो 11 साल बाद भी उसका शव सड़ा नहीं है, उससे खुशबू आती है। वो उसका ताबूत निकाल के, उसका कॉफिन निकाल के वो बोलता है ये संत है, और सब लोग मानते हैं कि वो संत है, इसको संत की उपाधि मिलनी चाहिए। वो लगातार लगा रहता है। कई बरस बीत जाते हैं, 5, 10, 15, 20 बरस बीत जाते हैं। अपनी बेटी के लिए, मृत बेटी के लिए वो संत की उपाधि चाहता है, लेकिन 4 पोप गुजर जाते हैं, उसको उपाधि नहीं मिलती है। उसको लगता है कुछ ही महीने की बात है। और जब आखिरी बार कथाकार उसकी बात करता है तो फिर वो बताता है कि बस मिलने ही वाला है, जल्द ही हो जाएगा। और कथाकार बोलता है कि इसके इस धीरज के लिए इस आदमी को संत की उपाधि मिलनी चाहिए। तो ये मार्केस है अपनी कहानियों में, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्र की, धीरज की, ईमान की, इंसानी कसौटियों को बिल्कुल चरम पे ले जाने वाला। ऐसा नहीं कि वो कोई किसी शून्य से कहानियां पैदा कर रहा है। इन कहानियों का एक लातीन अमेरिकी बैकग्राउंड है। ये कहानियां वहाँ की मिट्टी, वहाँ के खुशबू से जन्मी हैं। इसकी एक मुश्किल हमारी तरह के पाठकों के लिए भी है कि उनके नाम बदल जाते, उनके नाम बड़े अजीब हैं, हमें लेना मुश्किल होता है। लेकिन जिनके हम नाम नहीं ले पाते, वो भी कहानियों में हमें बिल्कुल अपने आसपास के चरित्र लगते हैं। लगता है कि बहादुरी, ये वीरता, ये साहस, ये दृढ़ता हमारे भीतर भी हो, हम अपने भीतर भी थोड़ा उसका अनुभव करने लगते हैं। हालांकि इसके बीच दुर्घटनाएं भी हैं। एक लम्हे में कहानियां जीवन को बदल देने वाली कहानियां हैं। ऐसी एक डरावनी कहानी है जिस पे शायद फिल्म भी बन चुकी है। उसका नाम है आई ओनली कम टू यूज द फोन। ये इस कहानी का नाम है। और ये एक लड़की की कहानी है, 28 साल की, जो कहीं बहुत दूर किसी खराब मौसम में, जिसकी गाड़ी खराब हो गई, लौट रही है, कहीं कोई फोन नहीं है। वो चाहती है कोई मदद मिल जाए, तमाम गाड़ियों को आवाज दे रही है, कोई गाड़ी नहीं रुकती है। अचानक एक ट्रक वाला रोक देता है, बोलता है मुझे जाना तो कहीं और है, शायद रास्ते में आपको कुछ मिल जाए। ये उसमें बैठ जाती है, उसमें बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। और होता क्या है कि वो ट्रक एक पागल खाने में पहुंच जाता है। सारी लड़कियों को उतारा जाता है, सब माना जाता है कि पागल हैं लड़कियां। और ये वहां पूछती है कोई टेलीफोन है, मुझे एक टेलीफोन करना है। लोग सोचते हैं कि इसको टेलीफोन की लत लगी हुई है, उसको टेलीफोन करने नहीं दिया जाता है। और बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ता किसी तरह काटती है, 2-3 हफ्ते काटती है। किसी तरह वो अपने पति को, अच्छा वो उस बीच उसके पति ने कई दिन उसकी खोजबीन नहीं की, क्योंकि वो जिद्दी दुस्साहसी लड़की है जो एक आध बार पहले भी घर से नाराज होकर पति को छोड़ के निकल गई है, बाद में लौटी है। तो सोचता है लौट आएगी, लेकिन ये किसी की मदद से एक चिट्ठी उस तक भिजवाती है। वो जब उसको पता चलता है, पति आता है, लेकिन पति आता है तो वो जो अस्पताल के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी बात मान लेता है कि अच्छे उसकी पत्नी पागल हो गई है। वो बड़े सहानुभूति वाले लहजे में कहता है नहीं तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, अगले हफ्ते में तुमको लेने आऊँगा। उसकी सारी उम्र वहीं कट जाती है। वो उस लड़के से, अपने पति से कभी नहीं मिलती है। तो नियति के इस भयावह खेल की कहानी भी मार्केज के पास है, लेकिन असल में कहानियां जो मार्केज लिखता है, जिंदगी की तहों को, जैसे उसके हाथ में कलम नहीं एक चाकू है, जो हर जगह हर अनुभव को चीर के देखता है कि उसके भीतर खून का रंग क्या है, उसके भीतर दर्द की रंगत कैसी है, उसके भीतर जो निकलने वाला साहस का फूल है वो कहाँ से पैदा होता है। जो बड़ी मोटी परिभाषा जादुई यथार्थवाद की दी जाती है कि यथार्थवाद को अतिक्रमित करके जो लोक कथाएं हैं, जो फंतासी हैं, जो असंभव सी कल्पनाएं हैं, उनको गूंथते हुए
जो लेखक कहानी कहते हैं, अगर वो जादू यथार्थवाद है, जो वो है, लेकिन मार्केज इसके आगे जाता है। उसका जादू उसकी व्याख्या, उसके वर्णन में छुपा हुआ है। एक एक वाक्य में इतनी सघनता से इतने ब्यौरे जीवन के भर देता है कि हम लगातार उसमें बंधे रहते हैं, उस पर विश्वास करते रहते हैं कि जो कह रहा है ठीक कह रहा है। दोस्तों, जो बात मैंने कही थी शुरू में कि मेरे लिए मार्केज की व्याख्या आसान नहीं है, उसके उपन्यास, उसकी कहानियों को पढ़ के जो आनंद आता है, उसको पढ़ते हुए जैसे हम एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सब्र तो चाहिए। वो मिठाई नहीं है मार्केज की, आप उसको खा लें, वो कोई स्वादिष्ट सामान नहीं है। अंततः वो एक साहित्य है जो आपको सोचने पे मजबूर करता है, आपको तत्पर बनाता है, आपकी एकाग्रता चाहता है। आप पढ़ते चले जाएं, आप मार्केज को पढ़ के कुछ बदल जाएंगे। जैसे मुझे बात करते हुए ख्याल आया, सलमान रुश्दी ने लिखा है। सलमान रुश्दी भी जादुई यथार्थवाद के तरीकों को आजमाता है। वो बताता है कि उसने 100 Years of Solitude का नाम नहीं सुना था। उसके एक दोस्त ने उसको कहा कि तुरंत जाके उपन्यास खरीदो और पढ़ो। ये तब की बात है जब रुश्दी अपना पहला उपन्यास लिख चुका था। रुश्दी जाता है इंग्लैंड के एक बुक स्टोर से, वो किताब खरीदता है, उसको पढ़ता है 100 Years of Solitude को, और कहता है कि उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई। कहा कि मैं बदल गया उसके बाद। ये रुश्दी का जादू, रुश्दी पे मार्केज का जादू था जो हम सब पे छाया हुआ है। अब वो जल्दी जाएगा नहीं। मार्केज को पढ़िए, आप पाएंगे कि आप एक जादुई लेकिन उस दुनिया में पहुंच गए हैं जो आपके आसपास है। और उस दुनिया का जादू ये है कि जीवन को बिल्कुल अपनी समग्रता में देखने का वो न्योता देती है। शुक्रिया।